नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 2। मैं अमित कुमार खत्री आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लेट्स लर्न विद अमित कुमार खत्री में। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, प्राणियों में पोषण। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने जो किया था वो किया था पादपों में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स तो ये वाला चैप्टर है। उसमें हमने पढ़ा है कि भाई जो भी प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर की। इस चैप्टर में जो भी एनिमल्स हैं वो किस तरीके से अपनी फीडिंग करते हैं, यानी कि प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, आपने अध्याय 1 में यानी कि लेसन 1 में पढ़ा है कि पादप यानी कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद बना सकते हैं। अच्छा, ऐसे जो भी लिविंग थिंग्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। परंतु प्राणी यानी कि जंतु ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट फॉर्म में और परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है, परोक्ष का मतलब जो सीधे जो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, पर हो सकता है जैसे कि लॉयन वगैरह डायरेक्ट प्लांट्स को न खाते हों, तो वो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट के ऊपर जो है आश्रित तो होते हैं। कुछ प्राणी यानी कि कुछ एनिमल्स सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं और कुछ जो है वो एनिमल्स को ही फीडिंग करते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ये देखिए, कोई भी एनिमल क्यों ना हो, उसको जो है अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो है भोजन की जरूरत होती है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं, जो प्राणियों हैं, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण। अब देखिए, जो ये वर्ड है अंतर्ग्रहण, इसको कहते हैं इंजेशन। ठीक है, इंजेक्शन नहीं कहेंगे, इंजेशन कहेंगे, इंजेशन। ठीक है, अंतर्ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को खाना, इंटेक करना की विधि, शरीर में इसके उपयोग की विधि जो है सम्मिलित होती है। यानी कि जो भोजन ग्रहण का जो मेथड है, यानी कि फूड फीडिंग का जो प्रोसेस है, वही फिर आगे उसको किस तरीके से डाइजेस्ट किया जाएगा, वो प्रोसेस भी आगे इस पर डिपेंड करता है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य यानी कि भोजन, फूड के अनेक संघटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। रिकॉल यानी कि स्मरण करके उनके नाम लिखिए। देखिए, इसमें तो 4 ही दिए हैं, अब अपन याद करने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए, कार्बोहाइड्रेट आपको याद होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अपन ने पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट के बाद में आपको और याद कीजिए, प्रोटीन पढ़ा है, फैट है। ठीक है, 3 तो ये हो ही गए। इसके अलावा हम देख सकते हैं मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वाटर होता है और इसी के साथ साथ रफेज भी होता है। ठीक है, ये हमारे मेन कंपोनेंट्स फूड के होते हैं। अब देखिए, ये जो भी फूड के कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये बड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। यानी कि देखिए, अपन ने मान लो गेहूं है, क्या हम डायरेक्ट गेहूं को चबाकर खा सकते हैं क्या? देखिए, हम थक जाएंगे खाते खाते, हमसे चबाया भी नहीं जाएगा, इसलिए हम उसको क्रशिंग करते हैं, उसको पीसते हैं, आटा बनाते हैं, उसका डो बनाते हैं, डो बना करके रोटियां बेलते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं, पकाते हैं। ठीक है, कुक करते हैं भोजन को, फिर वो यानी कि रॉ फूड से थोड़ा सा कुकिंग फूड जब हो जाता है, तब हम उसको इंटेक करते हैं, उसको खाते हैं।
और वो भी अपने आप में अभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर में है। और वो कॉम्प्लेक्स नेचर जब हम हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हम इंटेक कर लेते हैं, हमारे स्टमक में जाता है, तो फिर उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, वह पचना शुरू होता है, और इस प्रकार से उसके जो भी कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के लिए जो उपयोगी होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाकी का जो भी अवशिष्ट है वो हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो अब हम यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा है कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं, तो वही चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ही होते हैं, जटिल ही होते हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा कि निम्न आरेख के द्वारा यानी कि एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में मान लीजिए, ये एक जटिल पदार्थ है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे, देखिए सिंपल फॉर्मेशन में। तो बस ठीक इसी प्रकार से आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स नेचर में होता है, और हमारी बॉडी के अंदर जब हम उसको ले लेते हैं, हम उसे खा लेते हैं, तो फिर उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, और वो सरल पदार्थों में जो बंटता है, सरल पदार्थों में बदलता है। अब इस प्रकार से जटिल पदार्थ का, जटिल भोजन का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। ठीक है, यहां पर ब्रेकेज हम कह सकते हैं, ठीक है, ब्रेकेज हम इसको कह सकते हैं। और ये जो ब्रेकडाउन है, विखंडन है, इस जो प्रोसेस को ही हम डाइजेशन कहते हैं, पाचन कहते हैं। यानी कि जब हमने फूड लिया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वह हमारी बॉडी में गया, उसके ऊपर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हुई, केमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं हम, बायोकेमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं, और वो जो प्रोसेस हो रहा है उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का, यही सब डाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। ठीक है, डिफरेंट जो है वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो डिफरेंट वेज, अब टेकिंग फूड यानी कि भोजन लेना, भोजन खाना, अंदर लेना, इंटेक करना, तो इस तरीके से जो है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब देखिए अलग अलग मेथड है, आपने देखा होगा बटरफ्लाई अलग मेथड से खाती है। ठीक है, जो भी एनिमल्स हम देखते हैं, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनका मेथड अलग है। हम लोग हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम अलग मेथड से खाते हैं। वहीं अगर आपने मॉस्किटो को देखा होगा, मच्छर को देखा होगा, उसका तरीका अलग है। वास्प, आपको टांटिए ने कभी खा लिया होगा, टांटिए ने कभी बाइट कर दिया होगा, आपको सूजन आ गई होगी। तो देखिए ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं, सबका फूड इंटेक करने का जो मेथड है वो अलग अलग है। तो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी, ठीक है, यानी कि हनी बी, मरमर पक्षी यानी कि हमिंग बर्ड, ये पौधों का मकरंद चूसते हैं, नेक्टर जो है वो सक करते हैं ये लोग। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, जैसे मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, गाय है, कुत्ता है, भैंस है, इन सब में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नए नवजात शिशु होते हैं, जो वो लोग क्या करते हैं, वो उनकी फीडिंग कैसे होती है, वो अपनी माता का दूध पीते हैं। ठीक है, और ये जो शिशु हैं इनको हम कह सकते हैं इन्फेंट। नवजात शिशु जो होते हैं उनको हम इन्फेंट कहते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी यानी कि स्नैक जो भी होते हैं, रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो एक तो पाइथन की बात कर रहा है, एक स्नैक की बात कर रहा है, ये प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। ये बाइट नहीं करते, ये खाते नहीं हैं, चबाते नहीं हैं, ये सीधा का सीधा स्वेलिंग करते हैं, निगल जाते हैं। और कुछ अगर हम यहाँ पर जलीय प्राणी की बात की जा रही, जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, एक तरीके का उनके जो फिल्टर की तरह से, जो माउथ पार्ट है वो फिल्टर की तरह से होता है, और उसमें
टाइनी जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लोटिंग करते हुए उनके पास आते हैं और उसी को वो फीडिंग कर लेते हैं, उसी को ही वो खा लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी को हम देखते हैं क्या है ये एक्टिविटी। तो टेबल 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी है। ठीक है, अपने प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन से टेबल 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि टेबल के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां, तो खाद्य अंतर्ग्रहण की जो विधियां हैं वो क्या हैं, उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो कि जिस तरीके से वो फीडिंग करते हैं ना फूड की, जो यहाँ पर मोड्स ऑफ फीडिंग है, तो वो देखेंगे। अब देखिए नीचे क्या क्या नाम लिखे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं आहार की विधि, ये मेथड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर कुछ। तो छीलना यानी कि स्क्रैपिंग, चबाना यानी कि च्यूइंग, और काटना, ठीक है, साइफनिंग, वेधन, साइफनिंग हो गया। ठीक है, पकड़ना यानी कैप्चरिंग, निगलना यानी कि स्वेलिंग, और साइफनी यानी साइफनिंग, तो ये आप देखिए स्पॉन्जिंग, और सक्शन, शकिंग, ये चूसना मतलब शकिंग करना, शक करना, जैसे कि बटरफ्लाई जो करती है। और साइफन में से क्या होता है कि पानी उसमें से होकर के निकलता है। साइफन एक तरीके का एक्वेटिक एनिमल है। यहाँ पर देखिए जो काटना है, ठीक है, इसको आप बाइटिंग भी कह सकते हैं, बाइट करना, वेधना, ठीक है, एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर में उसको वेधना। अब देखिए यहाँ पर घोंगा है, स्नेल है, चींटी है, चील है यानी कि ईगल है, हमिंग बर्ड है, जूं है, मच्छर है, तितली है, मक्खी है। अब देखिए काइंड ऑफ फूड क्या है। अब देखिए स्नेल क्या करता है, स्नेल क्या करता है कि जो भी वाटर उसके आसपास से उसमें जो छोटे पार्टिकल्स हैं उसको वो लेता है। ठीक है, उसको वो अपने में से जब पानी निकलता है तो उसको वो आप कह सकते हो कि उसमें से साइफनिंग प्रोसेस के द्वारा जो है एक संक्षरण प्रोसेस के द्वारा लेता है। चींटी क्या करती है, चींटी भी शक करती है। और चील क्या करती है, चील अपने भोजन को देखिए आहार को अपनी जो बीक है उससे चीर फाड़ कर खाती है। हमिंग बर्ड क्या करता है, नेक्टर को शक करता है। जूं क्या करती है, भोजन जो हमारा ब्लड होता है उसको शक करती है। मच्छर क्या करता है, मच्छर भी जो ब्लड को शक करती है। बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई भी क्या करती है, शक करती है। मक्खी भी क्या करती है, जो हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई भी शकिंग का ही प्रोसेस करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग एनिमल्स है आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक कुछ स्टारफिश के बारे में, स्टारफिश के बारे में बताया गया है। आप अपन देखते हैं क्या है। स्टारफिश यानी कि जो तारा मछली है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। तो ऐसे एनिमल्स जो जिनके बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक शेल बना हुआ होता है, कवच खोलने के बाद ये अपने मुंह से अपना आमाशय बाहर निकालती है, यानी कि अपने माउथ पार्ट से अपना जो स्टमक है वो बाहर की तरफ निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खा जाती है। जो भी सॉफ्ट पार्ट है उसको खा जाती है, और जो स्टमक है, आमाशय है, वो वापस बॉडी के अंदर चला जाता है और आहार फिर उसमें धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। तो इस तरीके से अलग अलग जितने भी एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग तरह के डाइजेशन के प्रोसेस होते हैं। अब हम यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है, डाइजेशन इन ह्यूमंस हैं, वो हम देखेंगे मनुष्य में जो पाचन है वो किस तरीके से होता है। देखिए जो भी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमंस हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो फूड को इंटेक करते हैं, अपने माउथ पार्ट के द्वारा भोजन को अंदर लेते हैं, फिर वो दांतों से उसको चबाते हैं। उसके अंदर लार मिक्स होती है यानी सलीवा मिक्स होती है। उसके बाद में वो भोजन हमारे स्टमक में जाता है, आमाशय में जाता है, और उसके बाद में भोजन हमारी इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, आंत जिसे हम कहते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसके बाद में वह मलाशय में आता है और अपचित भोजन बाद में गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके का एक पूरा प्रोसेस होता है। आप इस डायग्राम में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर इस बुक में जो डायग्राम बना हुआ है आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर फूड है, इनटेक किया जाता है,
ठीक है। मुंह पार्ट से फिर ये यहाँ पर स्टमक में आता है, ठीक है। स्टमक में बहुत सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर HCl मिक्स होता है। यहाँ से फिर देखिए ये यहाँ पर एक यू आकार की शेप है। इस यू आकार की शेप को हम ड्यूडेनम कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। और इस ग्रहणी के अंदर बीच में देखिए ये एक टोंग लाइक स्ट्रक्चर, एक जीभ के जैसी स्ट्रक्चर है जिसे हम पैनक्रियाज कहते हैं। ये देखिए लीवर आप देख पा रहे हैं। लीवर के बाहर की तरफ देखिए गॉल ब्लैडर है यानी कि पित्ताशय है। यहाँ से पित्त और यहाँ लीवर से जो बाइल है, ठीक है, वो गॉल ब्लैडर में आकर के स्टोर्ड रहता है और यहाँ से फिर जैसे उसकी ज़रूरत होती है वो ये इस ड्यूडेनम में आकर के मिक्स होते हैं। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस है और इंसुलिन हार्मोन है, वो सब यहाँ पर ड्यूडेनम में आकर के मिक्स होते हैं। यहाँ से फिर जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जो आगे की तरफ जो अपन कह सकते हैं शुद्रांत्र में बढ़ता है, ठीक है। ऐसे शुद्रांत्र को हम कहेंगे तो हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद में ये बृहदांत्र है। ये आप देखिए इसका चौड़ा पार्ट में ये दिखा रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए अब आपका ये एरो चल रहा है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये इसका बृहदांत्र होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन कई पार्ट में बनी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इस स्टमक के आगे से ये शुरू है और ये यहाँ से यू शेप में है, इधर की तरफ आइए देखो पीछे ये, और ये पूरे जो कर्व्ड जो स्ट्रक्चर है ये पूरी की पूरी जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में तो बड़ी होती है पर उसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है। लेंथ ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है, लेकिन चौड़ाई कम है। चौड़ाई के बेस पर हम इसको छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। वहीं ये जो बड़ी आंत है, बृहदांत्र है, इसकी विड्थ आप देखिए ज़्यादा है और इस विड्थ के कारण ही हम इसको जो है बड़ी आंत कह रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं। हालांकि इसकी लेंथ कम होती है। अब हम देखते हैं इसके कुछ पार्ट्स, ठीक है। अब देखिए मुख गुहिका हम कह रहे हैं क्या है, बकल कैविटी जिसमें हमारे टंग भी है, ठीक है, टिथ भी है, ये सारे जिसमें मुंह जिसे हम कहते हैं। उसके बाद में ग्रास नली या ग्रसिका, इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है, हमारे जो गर्दन से होते हुए स्टमक तक जाता है, यानी कि मुंह को और स्टमक को जोड़ने वाली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और उसके बाद में आमाशय यानी कि स्टमक, यानी कि एक थैली जैसे स्ट्रक्चर है जिसमें फूड सबसे पहले जा करके इकट्ठा होता है। उसके बाद में शुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत, और जो बाद में मलाशय से जुड़ी होती है, मलाशय यानी कि रेक्टम, यानी इनडाइजेस्टेड फूड जहां पर जाकर के इकट्ठा हो जाता है। और उसके बाद में मलद्वार या गुदा जिसे हम एनस कहते हैं, यानी कि जब आप मल का त्याग करते हैं, सवेरे फ्रेश होकर के आते हैं, वो बॉडी का एंड पार्ट, ठीक है, तो वह एनस कहलाता है। क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है? देखिए माउथ टू एनस काफ़ी लंबा पार्ट है ये सभी भाग मिलकर के हमारी आहार नली यानी पाचन नली, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये सब बनाते हैं, ठीक है। ये सारे अलग अलग नाम हैं इसके। देखिए पाचन नली कह दिया तो आहार नाल भी इसका कह दिया हम, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल और पाचन नली यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब देखिए जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, यानी कि पहले बकल कैविटी यानी माउथ में होता है, उसके बाद में इसोफेगस में होता है, उसके बाद में स्टमक में होता है, उसके बाद में जो शुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत में जाता है, उसके बाद में बड़ी आंत में जाता है। इस प्रकार से यानी कि भोजन अलग अलग भागों से गुजरता है। उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से हो जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, शुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि यानी कि सेलेवरी ग्लैंड, देखिए ये यहाँ पर लाला ग्रंथि हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेलेवरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ये मुख का पार्ट है, मुख गुहिका है यानी कि बकल कैविटी है। तो सेलेवरी ग्लैंड, यकृत यानी कि लीवर, अग्नाशय
यानी कि पैनक्रियाज, इनसे पाचक रस स्रावित करते हैं। ये कुछ ग्लैंड है। अब देखिए ग्लैंड को आप दोबारा से देखिए, ग्लैंड्स कहाँ कहाँ हैं, हमारे ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ हैं। एक तो देखिए ये सैलिवरी ग्लैंड्स हो गई, एक लीवर खुद ग्लैंड है, ये पैनक्रियाज ग्लैंड है। इन तीनों से कुछ ना कुछ सिक्रीशन होते हैं जो कि इस फूड जो सप्लीमेंट है फूड के अंदर है वो मिक्स होते हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव जूस है, पाचक जो रस हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, हमारा जो फूड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में है उसको सिंपल रूप में बदल देता है। ठीक है, आहार नली यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें संबंधित ग्रंथियां मिलकर के पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब देखिए ये जो भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं और इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, पाचन तंत्र बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो अब हम जाने आइए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। तो अब हम देखिए हमने एक प्रोसेस देखा कि भोजन जो फूड है किस तरीके से हमारी बॉडी में आगे से आगे बढ़ता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि एक एक पार्ट अलग अलग हिस्सों में उसका क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले मुख एवं मुख गुहिका, सबसे यानी कि माउथ एंड बकल कैविटी, तो हम इसको कहेंगे माउथ यानी कि मुंह या मुख, और मुख गुहिका यानी कि जहाँ पर हम भोजन वगैरह खाते हैं चबाते हैं वो हो गई हमारी बकल कैविटी। तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होता है, यानी कि हम फूड को जो अंदर लेते हैं वो हमारी बकल कैविटी के द्वारा अंदर लिया जाता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक है, अंतर्ग्रहण, इंजेशन। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। यांत्रिक विधि का मतलब हो गया, अब यहाँ पर मैकेनिकली फॉर्मेट में जब जो हम चबाते हैं ना वो एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं हमारे दांत वहाँ पर, तो हम मैकेनिकली फॉर्मेट में उसको छोटे छोटे पीसेस में जो है तोड़ डालते हैं, उस फूड को ब्रेक कर देते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका में सॉकेट में धंसा होता है। अब देखिए ये क्या होता है कि एक ही सॉकेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे जो भी हम दांत देख रहे हैं एक ही सॉकेट में है। इस तुथ का अलग सॉकेट है, इस तुथ का अलग सॉकेट है, इस तुथ का अलग सॉकेट है। तो हम कहेंगे ये जो भी तिथ हैं इन सब के सॉकेट अलग अलग हैं, अलग अलग खड्डे के अंदर ये धंसे हुए हैं। अगर हम बात करें सिर्फ इस दांत की, इस तुथ की बात करें तो ये अपना एक अलग सॉकेट रखेगा, यानी ये अंदर की तरफ जो गया हुआ ये अलग एक खड्डे में है, ये अपना एक अलग खड्डे में है। तो इस तरीके से हम कहेंगे हमारे जो सारे के सारे दांत हैं खड्डों में स्थित है, थीकोडॉन्ट हैं हम। हमारे जो दांतों का जो टाइप है वो थीकोडॉन्ट है। दो बार आते हैं, देखिए एक बार मिल्क टीथ होते हैं, फिर हम बाद में परमानेंट टीथ आते हैं तो डाइफायोडॉन्ट कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक टेक्निकली टर्म होती है साइंस के अंदर। अब हमारे जो दांतों का प्रकार है ना वो अलग अलग प्रकार का है। देखिए ये है इंसिजर्स, ठीक है, ये आगे के जो दो दांत हैं इंसिजर। आप देखिए यहाँ पर इसको दो हाफ पार्ट में मैं आपको एक बार ब्रेक करके दिखाता हूँ इसको। आप हाफ जॉ के बारे में देखिए। अब देखिए मैं इसको एक बार यहाँ से इसको ब्रेक करने का प्रयास करता हूँ। आप उसके आधा भाग राइट और एक लेफ्ट, इस तरीके से। अब देखिए ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर आप काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर भी काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 इस पोर्शन में है, 8 इस पोर्शन में है। अब देखिए ये जो टिथ आपको दिखाई दे रहे हैं ये है इंसिजर्स। ठीक है, ये देखिए ये टिथ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बाकायदा लाइनिंग के द्वारा समझाया जा रहा है। ये वाले ये है कैनाइंस यानी कि रदनक। ये बाद में देखिए ये वाले दो, ये इधर दो, ये हैं आपके प्रीमोलर्स, और ये जो तीन हैं और ये जो तीन हैं
ये कहलाते हैं मोलर्स। अब देखिए ये इसे आप निचला जबड़ा मान सकते हैं, ठीक है। दांतों का जो एक यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाया गया है, ये आप नीचे वाला जबड़ा, नीचे वाला जॉ पार्ट समझ सकते हैं। अब यहां पर ये बूझो क्या कह रहा है, बूझो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है। अत्यधिक कुंडलित, हाईली कोइल्ड। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं ये कितनी लंबी होती है? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई। अब देखिए हम इसमें जो पेज नंबर जो 17 है उस पर देखेंगे। अभी आप थोड़ा सा सस्पेंस रखिए, तब हम जा कर के इसको पढ़ेंगे कि ये क्या इसकी लेंथ होती है। अभी हम टिथ की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हो इंसीजर हैं, कैनाइन है, प्रीमोलर हैं और मोलर्स हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी 2.2 दी गई है। अपने हाथ धोइए, दर्पण यानी कि मिरर में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए, यानी कि आगे के दांतों से कट कीजिए। आप उसे काटने एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने यानी वेधन करने और फाड़ने के काम में आते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम में आते हैं। अब देखिए, अगर आपको देखिए गाजर खानी हो, मूली खानी हो, आप कहाँ से कट करोगे? अगर मैं इस डायग्राम में आपको देखें तो अपन देखिए गाजर मूली को हम इन जनरल यहाँ से कट करते हैं। वहीं अगर हमें गन्ना खाना हो और उसे छीलना हो तो देखिए हम अपने गन्ने को अपने दांतों के इस पार्ट से पकड़ करके छील लेते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं, या आपने देखा होगा जो भी एनिमल्स, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, मांसाहारी जो जंतु हैं, उनमें ये वाले जो दांत है कैनाइंस जो होते हैं वो लंबे होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं। अपने भी कैनाइंस थोड़े से नुकीले होते हैं। और ये जो दांत हैं ये देखिए ये चबाने के काम में आते हैं, भोजन को एकदम ग्राइंडिंग करने के काम में आते हैं। तो हम कह सकते हैं भोजन को ग्राइंडिंग इन दांतों के द्वारा किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाइटिंग और कटिंग का काम है, पियर्सिंग का काम इन टिथ के द्वारा है, ठीक है, और ग्राइंडिंग का काम, च्यूइंग का काम इधर के टिथ का होता है। अब हम इसको आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि यानी कि सलेवरी ग्लैंड होती है जो सलेवरी जूस को सिक्रीट करती है, लार को सिक्रीट करती है, सलाइवा को सिक्रीट करती है। क्या आप जानते हैं सलाइवा का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए सलाइवा हमारे जो फूड को लसलसा बना देती है, थोड़ा सा स्लाइमी बना देती है, चिकना बना देती है, ताकि वो आसानी से स्वेलिंग कर सके, हम आसानी से निगल सकें। तो देखिए अब यहाँ पर दांतों की जो संख्या है, ठीक है, दांतों की संख्या पूछी जा रही है। अभी ये देखिए छोटे बच्चों में अलग होती है, बड़े जो लोग होते हैं उनमें अलग होती है। सामान्य दूध के दांत और स्थायी दांत, मिल्क टिथ और परमानेंट टिथ की बात की जा रही है। यहाँ आपको याद है कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे, यानी कि सामान्य हम कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है 6 माह की एज के अंदर उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं। 6 जरूरी नहीं है सबके हों, पर इन जनरल 6 महीने में थोड़े थोड़े से उनके दांत दिखने शुरू हो जाते हैं, आगे के 2 दांत, ठीक है। 6 वर्ष तक उनके सारे प्रॉपर, जैसे 4 वर्ष की उम्र तक जो है उनके प्रॉपर पूरे दांत होते हैं। 2 वर्ष से 3 वर्ष में उनके पूरे दांत आ जाते हैं, जो कि आगे 7 वर्ष की उम्र में, 6-7 वर्ष की उम्र में टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो सभी दांत 8 वर्ष तक आते आते ये दांत गिर जाते हैं सारे, और नए दांत परमानेंट टिथ आते हैं। तो वो जो पहले वाले दांत थे उनको हम मिल्क टिथ कहते हैं, दूधिया दांत कहते हैं। उनकी संख्या होती है 20 उनका नंबर होता है। वहीं जो परमानेंट टिथ होते हैं उनका नंबर 32 होता है, 32 होता है। अब होता क्या है 32, उनमें से 28 टिथ तो क्या होता है, यानी कि 14 टिथ लोअर जा में, 14 अपर जा के अंदर। ये सामान्य एक 12 साल 14 साल के बच्चे में प्रॉपर सारे दांत आ चुके होते हैं।
12 साल तक ये सारे दांत आ जाते हैं, 12 से 14 साल कुछ डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद में 18 वर्ष, 17 से 18 वर्ष की उम्र में जो ईच जॉ, चाहे नीचे के जबड़े में, यानी जो उसका पर्टिकुलर जो साइड है उस सब में 4 साइड हो गए, तो राइट लेफ्ट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट, इनमें एक एक जो है और जिसे हम विजडम टिथ कहते हैं, अक्ल जाड़ कहते हैं, ये और आते हैं। तो 28 + 4 ये हो जाते हैं 32। तो इस तरीके से 32 दांत जो हैं वो ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसल्ट और करते हैं कि ये दांत कितने कितने होते हैं, इंसिजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस डायग्राम में देखिए एक गलती हुई हुई है, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो ये वाले सेट हैं, देखिए ये वाला दांत, ये और ये भी इंसिजर ही होते हैं, ठीक है, कृंतक ही होते हैं। यानी कि अगर हम इस पार्ट से लेफ्ट साइड की बात करें और ये एक अलग पार्ट की बात करें, राइट साइड की बात करें, तो देखिए ये क्या है, ये 1 और 2, ये 2 दांत और ये 2 दांत, यानी कि 4 इंसिजर होते हैं हमारे लोअर जॉ में, ठीक है। 2 कैनाइन्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये कैनाइन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में 4 मोलर्स होते हैं। अब देखिए मोलर्स कौन से हैं, ये वाला, ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 1। देखिए विजडम टीथ तो होता ही नहीं है, छोटे बच्चों में विजडम टीथ का तो सवाल ही नहीं है, तो ये इसको तो आप भूल जाओ। तो ये बचे 3 तरह के दांत, ठीक है, ये इंसिजर, कैनाइन और मोलर्स। ये 10 दांत नीचे वाले जॉ में होते हैं और 10 दांत ऊपर वाले जॉ में होते हैं, ये होते हैं मिल्क टिथ। क्लियर। अब जो बड़े जो परमानेंट टिथ की बात करें, परमानेंट टिथ में क्या होते हैं, यानी कि छोटे बच्चों में क्या हो गए, ये वाले प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं, ये वाले एब्सेंट हैं। क्लियर। तो 2 और 2 4, 5 6 और 6 ऊपर वाले जॉ में 12 दांत एब्सेंट होते हैं। तो छोटे बच्चों में 32 में से 12 गए, 20 दांत बचे। अब जो बड़े जो लोग हैं उनमें क्या क्या फर्क आया, एक तो देखिए ये मोलर्स की काउंटिंग बढ़ गई, एक तो यही, ठीक है, ये तो विजडम टिथ हो गया। इसके अलावा प्री मोलर्स 1 और 2, ये प्री मोलर्स बढ़ गए, 4 प्री मोलर्स ये बढ़ गए। तो परमानेंट टिथ का टोटल नंबर होता है 32। तो इंसिजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है, मोलर है। तो अब आपको ये एक टेबल फॉर्मेशन करनी है। इस टेबल फॉर्मेशन में देखिए दांत के प्रकार एवं उनके कार्य, ठीक है। अब कैनाइन क्या होते हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, क्लियर, 4 हो गए। इंसिजर कितने हैं, निचले जबड़े में 4, ऊपरी जबड़े में 4, तो 4 और 4 ये हो गए, 8 और 4 12 हो गए। और बाकी ये कितने हो गए, ठीक है, लोअर जॉ में कितने हो गए, कितने हो गए लोअर जॉ में, काउंट कीजिए, 5 वन साइड, 5 दूसरी साइड, 10 देखिए इसको मैं टेबल को फिल करवाता हूं, ठीक है। देखिए कर्तन, ठीक है, काटने वाले दांत, इंसिजर, निचले जबड़े में कितने हैं बताइए, निचले जबड़े में कितने हैं, 4, हम कहेंगे 2 + 2, ठीक है, 4 हो गए। और सेम यही प्रोसेस इधर हो गया, 4, तो ये टोटल कितने हो गए, 8। क्लियर। चीरने एवं फाड़ने वाले दांत यानी कि कैनाइन्स, कैनाइन्स देखिए वन साइड में 1 है, यानी कि निचले जबड़े में 1
लेफ्ट में 1, राइट में 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखिए चबाने एवं पीसने वाले दांत, देखिए मोलर्स और प्रीमोलर्स, तो ये हो गए 2, और अगर हम इधर लिखें ये 3, तो टोटल एक साइड में कितने हो गए, 5 हो गए, और 5 ये हो गए एक साइड में, तो ये हो गए कुल मिला के 10, ठीक है। अब 10 जब लोअर जॉ में है तो 10 ऊपर वाले जॉ के अंदर हो गए, तो ये कुल काउंटिंग हो गई इनकी 20। इस तरीके से अब आप देखोगे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे टोटल, अगर काउंटिंग देखोगे तो टोटल काउंटिंग होगी 32 टीथ की। अब आप इस नंबर को, अब आप देखिए मैं इस पेज को थोड़ा सा अप की तरफ करता हूँ और उससे आप मैच कीजिए दोबारा से, थोड़ा सा टॉपिक है क्लियर हो जाएगा तो मज़ा आएगा। अब देखिए इस नंबर को आप काउंट कीजिए, ये देखिए हमने 2 और 2 4 किए, ये 8 किए थे, है ना। तो देखिए एक बार हम थोड़ा सा इसको गचर पचर तो हो रहा है, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। ये चलो हम इसको पार्ट को डिवाइड कर देते हैं, क्लियर हो गया। अब देखिए ये 2 दांत, ये वाले 2 दांत और ये वाले 2 दांत, 4 हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है, हो गए ना 4। अब देखिए 4 अगर लोअर जॉ में है तो 4 अपर जॉ में हो गए, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 8 हुए कि नहीं हुए। अब हम बात करते हैं 2 की। अब देखिए एक दांत ये रहा और एक दांत ये रहा, इसके लिए, ठीक है, ये दोनों हो गए, एक और एक 2, 2 ऊपर वाले में, तो कुल मिला के हो गए 4। अब देखिए ये 2 वाले दांत, ये 2 और ये इधर हो गए 2, ये इधर हो गए 3, ये देखिए ये 3, ठीक है, और इधर भी ये हो गए 3। इस तरीके से ये 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 नीचे इस साइड में, 5 इधर, तो 10, और 10 ही ऊपर वाले जॉ में, तो ये हो गए 20। इस प्रकार से 32 टीथ होते हैं। तो ये देखिए कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है, समझाने का भी प्रयास किया है, तो आप इस नंबरिंग में कंफ्यूजन ना होए। आप इसको अगर थोड़ा सा है तो आप दोबारा से रिवर्स करें और इसको पढ़ें, इसको सुने। इसके बाद में हम बात करते हैं एक्टिविटी 2.3 की। देखिए 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, उनमें ए और बी से चिन्हित कीजिए। टेस्ट ट्यूब ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए, उसमें चावल जो 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परख नली बी में टेस्ट ट्यूब में लीजिए। दोनों परख नलियों में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन सॉल्यूशन की, आयोडीन की 2-3 बूंदें डालिए और उनका ऑब्जर्वेशन कीजिए। आप टेस्ट ट्यूब ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं। देखिए ए में जो उबला चावल है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, जब आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो ब्लू कलर आता है, लेकिन जब हमारे मुंह के अंदर उसमें सैलिवा मिक्स हो गई है, हमने उसे अच्छे से चबा लिया है, तो कार्बोहाइड्रेट ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे माउथ पार्ट के अंदर डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो चबाया हुआ जो चावल है उसमें ये जो ब्लू कलर नहीं आता है। तो परख नली यानी टेस्ट ट्यूब के रंग में परिवर्तन क्यों आता है, ऑब्जर्वेशन की जो भी डिस्कशन है अपने टीचर से कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो
सलेवरी जो जूस था उसने चावल के जो स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को जो है शर्करा में, शुगर में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारे माउथ पार्ट के अंदर ये डाइजेशन हो गया और इसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो गई। तो ये जो है सिंपल फॉर्म में शुगर में कन्वर्ट होने के कारण ये जो स्टार्च टेस्ट है फिर यहाँ पर नहीं रहता है। तो प्लांट में जो ये था तब तक ये स्टार्च था, हमारे माउथ में जब ये गया, फूड चावल गए और सलीवा मिक्स हुआ तो वो जो स्टार्च था वो कार्बोहाइड्रेट में यानी शुगर के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर जीभ एक मांसल पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल में जुड़ी होती है। यानी हमारा जो माउथ पार्ट है उसके बैक साइड में नीचे की तरफ जुड़ी होती है, अपर पार्ट से जुड़ी हुई नहीं होती है। आगे का हिस्सा जो है इसका फ्री होता है, फ्री एंड होता है। आगे का हिस्सा बाहर आसानी से आता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। आप देखिए जीभ निकालते हैं ना, बाहर निकाल के किसी को चिढ़ाना होता है, इरिटेट करना होता है, आप करते हैं ना। अब मिठाइयों और दंतक्षय यानी कि स्वीट्स एंड जो है हमारे जो टीथ डिकेइंग, तो टीथ डिके जो होता है हमारे इस मिठाइयों से होता है। क्यों होता है कि देखिए जब भी हम मिठाइयाँ खाते हैं, सामान्य हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, परंतु इनसे हमें कोई भी हानि नहीं होती है। फिर खाने के पश्चात यदि हम दांत या मुंह साफ नहीं करें तो मुख में अनेक हानिकारक जो बैक्टीरिया है वो रहने लग जाते हैं और उनकी ग्रोथ हो जाती है। ये बैक्टीरिया दांतों के बीच में फंसे भोजन जो होता है, जो भोजन मान लो दांतों के बीच में फंसा हुआ है, उसको जो है ये मान लो सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और उसको एसिड बनाते हैं। और ये एसिड जो होता है हमारे दांतों के लिए हानिकारक होता है। अभी एसिड क्या होते हैं इनको हम आगे के चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ये एसिड हमारे दांतों को धीरे धीरे डैमेज करता है और कैविटी प्रोड्यूस कर देता है। इसे ही हम दंत क्षय कहते हैं, टीथ डिके कहते हैं। यदि समय रहते इनका उपचार न किया जाए तो दांतों में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, बहुत पेन होता है और इसका जो एकदम एक्सट्रीम जो स्टेज होती है उसमें दांत गिर भी सकता है। चॉकलेट, ठंडा पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स और चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ जो टीथ डिकेइंग प्रोसेस है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दांतुन करनी चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। और हाल फिलहाल तो देखिए कोरोना का इफेक्ट है, गंदे हाथों को तो हमें हमारे नेजल पार्ट और मुंह को छूना भी नहीं चाहिए। नेजल के पार्ट के आसपास हाथ हर वक्त नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद में हम इस मस्कुलर पार्ट जो जीभ को देखते हैं, टंग को देखते हैं। इसमें देखिए कुछ आपको देख सकते हो ऊपर की तरफ ये अलग अलग कुछ पार्ट हैं, अलग अलग कुछ है, फीलिंग्स होती हैं हमें, खट्टा है, मीठा है, चरका है, नमकीन है, कड़वा है, ठीक है, बीटर है। इन सब टेस्ट का इस टंग के द्वारा पता लगता है। और इसमें अलग अलग जो कुछ एरिया बने हुए होते हैं जिनके द्वारा हमें पता लगता है। इनके ऊपर कुछ विलाई फॉर्मेशन में कुछ होते हैं, रसांकुर जिनको हम कहते हैं, कुछ अलग से फॉर्मेशन उभार होते हैं जिनके द्वारा सेंसेशन पार्ट होता है और उससे हमें पता लगता है टेस्ट का। तो ये जो जीभ है ये भोजन को मिलाने, सलीवा मिक्स करने का काम करती है तथा निगलने में भी, स्वेलिंग करने में भी ये जो टंग है वो मदद करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। तो ये स्वाद कलिकाएं हम इनको कहते हैं। अब एक्टिविटी 2.4 के द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि भाई किस जगह जो कौन सा जो हमें अनुभव कहाँ पर होता है, किस एरिया में खट्टा, किस एरिया में मीठा, ठीक है। इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम जो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, आप इनको देख सकते हो, इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। आप अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग सॉल्यूशन का टेस्ट, जैसे नीम की पत्ती का है, करेले का रस है, नींबू का रस है, चीनी का घोल है, नमक का घोल है, आप ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं इनका पता कर सकते हैं। चीनी जी का घोल जैसे हम कहते हैं मीठा होता है, नमक का नमकीन है, नींबू वाला खट्टा है, नीम और करेला कड़वा होता है। तो इस तरीके से आप इन खट्टा, मीठा, नमकीन अलग अलग ऑब्जर्वेशन कीजिए। फिर है भोजन नली या ग्रसिका। देखिए भोजन नली क्या होता है, हमारे माउथ पार्ट से लेकर के और ये स्टमक तक, ठीक है,
ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड को यहाँ से लेकर के आती है। ये एक थोड़ी सी नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें ये आप फूड को देख पा रहे हो। जब फूड अंदर आ रहा है तो ये थोड़ा सा अलग पार्ट हो गया, उसके बाद में ये यहाँ से फूल जाता है और अंदर ये चला जाता है। निगलते हैं तो ये आसानी से स्लिप हो जाता है फूड पार्ट्स। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। आप इसे चित्र में देख सकते हैं। ग्रसिका गले एवं वक्ष यानी कि हमारा जो नेक वाला पार्ट है और हमारा जो थोरेसिक वाला पार्ट है उसके बीच में। तो और ग्रसिका की भित्ति संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है, ये संकुचन हो रहा है, तो संकुचन के द्वारा भोजन आगे की तरफ पासेज की तरफ बढ़ रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा ये गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वॉमिट के द्वारा हम उसे बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा जो बॉडी का एक स्पेशल ये फंक्शन है कि जब कभी जैसे हमने कुछ गलत सलत खा लिया है तो वो बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती और उसे वॉमिट के द्वारा बाहर निकाल देती है। तो संपूर्ण आहार नाल उसमें संकुचित होती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन के द्वारा उसे निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपको उल्टी आई हो, वमन किया हो, और इसके कारण के विषय में सोचिए। तो देखिए आपने जो भी खाया, यहाँ पर हो सकता है कि आपके बॉडी ने, आपके स्टमक ने उसके साथ कुछ रिएक्शन की, स्टमक को अंदर सेंसेशन हुआ होगा कि उसको डाइजेशन नहीं हो रहा है, कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, और तो फिर अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये वापस से फोर्सफुली उस फूड को बाहर निकाल देगा। क्योंकि हमारे ये ब्रेन के अंदर ऐसा सिस्टम होता है, अगर वो फूड अगर आगे की तरफ जाएगा हो सकता है कि हमें ज़्यादा नुकसान करे। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके का मैसेज कन्वे करता है, तो यहाँ की जो मसल्स हैं वो उस फूड को बाहर की तरफ भेज देती है। ध्यान रखना यहाँ पर हमारे ब्रेन, हमारी जो बॉडी का जो सिस्टम है, ठीक है ना, हमारा जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है जो आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे उसका ही काम है। उसके बाद में आमाशय, अब देखिए स्टमक, अभी ये देखिए ये एक बड़ा थैले जैसा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यू जैसा, ठीक है। तो आमाशय मोटी भित्ति वाला, ठीक है, एक थैली नुमा संरचना है। ये चपटा ब्रॉड होता है, यू आकार की आकृति का होता है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और खाद्य प्राप्त करता है, तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी, हिकअप अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वसन नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक लेकर के जाती है और ये ग्रसिका के साथ साथ चलती है, यानी कि जो हमारे नेजल पाइप है, अंदर से जो हम नाक के द्वारा सांस ले रहे हैं वो, और हमारे जो ईसोफेगस है वो, ये पास पास में ही होती है गले के अंदर। परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं, लेकिन हमारा जो ये फेरिंग्स वाला पार्ट है ना, वहां तक ये एक ही हिस्से में आती है, उसके बाद में ये पाइप अलग अलग होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? तो आप देखिए कांच के सामने अपने मुंह को, मिरर के सामने मुंह को खोलिए और आपको नीचे की तरफ एक वाल्व लाइक स्ट्रक्चर, एक मस्कुलर वाल्व जो होता है वो लटकता हुआ दिखेगा। वही जो है एक मांसल संरचना है जो वॉल का कार्य करती है। जब हम भोजन अंदर ले रहे होते हैं इस समय ये हमारे ब्रीदिंग पाइप के ऊपर आ जाती है और उसे बंद कर देती है और भोजन हमारे जो इसोफेगस के अंदर जाता है, ठीक है। और जो सांस नली को ढक लेती है, जो है सांस नली, जो पाइप है, ब्रीदिंग पाइप है, उसको ढक लेती है। तो अब हम इसके आगे की तरफ पढ़ते हैं। ये जो आ गई अपन कहेंगे श्वास नली, ठीक है, विंड पाइप जो है। अच्छा, फिर भोजन निगलने के समय एक मांसल संरचना वाल्व का कार्य करती है जो विंड पाइप को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण इस विंड पाइप में प्रवेश कर जाते हैं, श्वसन नली में प्रवेश कर जाते हैं, तो हमें घुटन का अनुभव होता है, हिकअप आती है, खांसी उठती है। तो इसलिए हमें टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें जो है बातचीत करते हुए, हंसते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, एकदम शांति के साथ बैठ करके करना चाहिए। उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं, इसमें स्टमक के ऊपर वापस आ जाते हैं।
आमाशय का आंतरिक स्तर यानी कि जो इनर लेयर्स होती हैं वो श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, श्लेष्मा यानी कि म्यूकस, इसको म्यूकस कहते हैं श्लेष्मा को। तो म्यूकस लेयर होती है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डाइजेस्टिव जूस जो ये सिक्रीट करता है। जो श्लेष्मा है, ठीक है, म्यूकस जो है आमाशय के इनर लेयर को जो प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है, क्योंकि एसिड जो होता है, एसिड अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही ये जो मीडियम है वो एसिडिक बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन की सरल पदार्थों में जो विघटित कर देता है, यहाँ पर जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं क्षुद्रांत्र, जो अपन कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी, अत्यधिक कुंडलित, हाईली कॉइल्ड जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखिए 7.5 मीटर, अब देखिए 7.5 मीटर, आप आइडिया लगाइए 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो आप 1 मीटर को पहले सोचिए फिर 7.5 मीटर को सोचिए। यह यकृत एवं अग्नाशय यानी कि लीवर और पैनक्रियाज से जो सिक्रीशन है वो प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। अब ये मैंने आपको उस समय जब डायग्राम पढ़ा रहा था उस समय ये मैंने पूरा क्लेरिफाई किया है। जो लीवर है वो गहरे लाल भूरे रंग की एक ग्लैंड है, और जो हमारे स्टमक के ऊपरी हिस्से में राइट साइड में, ठीक है, सीधे हाथ की तरफ ये स्थित होती है। लेफ्ट साइड में तो स्टमक है और राइट साइड में हमारे ये लीवर होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? हमारे बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्लैंड है वो लीवर होती है। यह बाइल जूस पित्त रस को स्रावित करती है। ये एक थैली में संग्रहित रहता है जिसे हम पित्ताशय गाल ब्लैडर कहते हैं। तो ये अपन ने ऊपर एक स्ट्रक्चर देखी थी ना, गाल ब्लैडर, आप जा करके देखना, बुक में देखना। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करते हैं, उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से यानी पार्शियली जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्षुद्रांत्र, ठीक है, क्षुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले भाग में पहुंचता है। यहीं से आंत्र रस इंटेस्टाइनल जूस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्मेट में शर्करा में बदलता है, जैसे कि ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। वसा यानी कि जो फैट होता है वो फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो सिंपल फॉर्मेट में वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। तो अब देखिए अपन ने मेन जो कंपोनेंट्स क्या थे, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर के क्या हो जाएगा, सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फैट है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक किस तरीके से इसका अध्ययन हुआ। तो एक व्यक्ति का ये थोरेसिक पार्ट दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ एक घाव जैसा कुछ दिखाई दे रहा है और एक आउटलाइन दिखाई दे रही है स्टमक की। तो ये एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। कैसे हुई? मतलब एक अजीब सी घटना हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति की गोली लगने के कारण बुरी तरीके से घायल हो गया। तो यहाँ पर जो एक व्यक्ति को दिखाया जा रहा है ये एक आउटलाइन है, लेकिन नाम है एलेक्सिस सेंट मार्टिन। उसको गोली लगी हुई दिखाई जा रही है। यहाँ पर देखिए गोली से वक्ष यानी कि ये जो छाती वाला हिस्सा है, थोरेसिक पार्ट है, ये क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छेद हो गया है। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक, एक डॉक्टर है, सेना का एक डॉक्टर है जिसका नाम है विलियम ब्यूमॉन्ट, उसके पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद नहीं कर सका और उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ और उसने कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किए। तो वह एक व्यक्ति था जिसने इसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज को देखा। ब्यूमॉन्ट ने देखा आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, यानी कि उसे
अपन कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं स्टमक के अंदर, इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहे थे जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा आमाशय शुद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर जब फूड का डाइजेशन पूरा हो जाएगा ना, तभी ये फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको आगे भी। अब देखिए चैप्टर बड़ा है, थोड़ा सा आप पानी वगैरह पी सकते हैं। आप 2 सिटिंग में इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे शुद्रांत्र में अवशोषण। ठीक है, शुद्रांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। अब देखिए जो फूड हमने ले लिया है उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होना था, वो हो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं पचा हुआ जो भोजन है यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो अवशोषित होकर एब्जॉर्ब्ड होकर शुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अब देखिए हमारे इस इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी बहुत छोटे छोटे अपन कह सकते हैं कि विलाई नाम की स्ट्रक्चर होती है, विलाई जैसी स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम रसांकुर कहते हैं, अंगुली नुमा उभार होते हैं। और इनसे क्या होता है, फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, ब्लड में आ जाता है और पूरी बॉडी की सेल्स तक पहुंचता है। इस प्रोसेस को ही हम अवशोषण कहते हैं। शुद्रांत्र, ठीक है, शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। तो शुद्रांत्र यानी कि जो हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब देखिए अगर मैंने शायद भूलवश पहले एक लार्ज इंटेस्टाइन बोल दिया था। शुद्रांत्र यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो आप इसको बृहदांत्र को हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, कन्फ्यूजन में या भूलवश वो निकल गया था, कन्फ्यूजन तो नहीं कहूँगा, भूलवश वो निकल गया। तो आप यहाँ क्लियर कर लें, शुद्रांत्र यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अब देखिए जिन्हें दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं, जो अंगुली नुमा उभार होते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका होती है? ये जो दीर्घ रोम होते हैं यानी कि आप इसे ऐसा समझिए, जो हमारे इंटेस्टाइन है, मान लीजिए कि हमारी जो भी इंटेस्टाइन है, मैं थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूं आपको ताकि आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकें। मान लो कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस ट्यूब लाइक में अगर ये सारा फूड यूं ही होता तो ये लेयर इसको एब्जॉर्ब करती। तो देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है, इस तरीके से कुछ उभार निकले हुए होंगे, इस तरीके से ये अंगुली नुमा उभार निकले हुए होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग देखो, अभी प्रॉपर बन नहीं रही है, लेकिन जैसा भी है मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ समझाने का, इस तरीके से। अब देखिए फूड पार्टिकल्स जैसे इस ट्यूब में से आएंगे, अब देखिए ये फूड पार्टिकल्स इस तरीके से घूमते हुए निकलेंगे। तो ये जो पोर्शन है, ये जो लेयर्स है, ये भी तो एब्जॉर्ब करेगी। इन्हें ही हम जो है रसांकुर या विलाई कहते हैं। क्लियर? अब दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है, मैंने अभी आपको समझा दिया। दीर्घ रोम यानी कि ये विलाई पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। एक एरिया बढ़ गया ना भाई, एक तो सिंपल एरिया होता, एक थोड़ा सा एरिया बढ़ गया। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, या ब्लड वेसल्स में चला जाता है। भाई सीधी सी बात है, ये एब्जॉर्ब होकर के एकदम लिक्विड फॉर्मेट में एब्जॉर्ब होगा, सॉलिड पार्टिकल्स में ये फ्लो नहीं होता है ब्लड में। ये एक तरीके से अब आप मान लीजिए कि ये पचा हुआ भोजन है, डाइजेस्टेड फूड है, और बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। अब देखिए, अब वो जो एब्जॉर्ब है, हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया, उसको सबसे पहले सिंपल फॉर्मेट में बदला गया। अब ये ब्लड के साथ पूरी बॉडी में फैलेगा और बॉडी की हर सेल तक, हर कोशिका तक पहुंचेगा, और वहां पर फिर वापस से कंस्ट्रक्शन होगा हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो हम कहें
एनर्जी फॉर्मेशन हो, चाहे अपन कहें सेल्स का फॉर्मेशन हो, किसी भी रूप में फॉर्मेशन, हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारी मेंटल एबिलिटी, सबको इंक्रीज करने में ये काम में आता है। इस प्रक्रम को हम स्वांगीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो स्वांगीकरण क्या है कि भोजन को डाइजेस्टेड होने के बाद, डाइजेशन के बाद उसका जो एब्जॉर्प्शन हुआ और उसका हमारे पूरी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट हुआ, ठीक है, ब्लड के साथ, वही एसिमिलेशन है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। अब देखिए जो ग्लूकोज बना, अब वो क्या करेगा, हमारी सेल्स में जाएगा और सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के साथ वो बर्न होगा और वहाँ पर CO2 बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और एनर्जी फ्री होगी। वो एनर्जी ही हम काम में लेंगे। और भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, डाइजेशन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं हो पाता है, वह बृहदांत्र, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। तो देखिए ये जो क्षुद्रांत्र था, ये आप दोबारा से ध्यान कर लें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो बृहदांत्र है, बड़ी आंत है, यह है लार्ज इंटेस्टाइन है। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी, तो विड्थ इसकी ज़्यादा है, छोटी, लेंथ कम होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। डाइजेशन कुछ नहीं होता, बचा हुआ पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर यह गुदाद्वार द्वारा यानी एनल पार्ट के द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम निष्कासन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब ये जो निष्कासन हो रहा है, इसके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं इगेशन। ठीक है, EGESTION, इगेशन। वो था जो हमने खाना इंटेक किया था, वो इंजेक्शन। हमें जो इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, वो होता है इंजेक्शन। खाना अंदर लिया, वो था इंजेशन। और जो हमने फूड, अपचित अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाला, ठीक है, फ्रेश हुए, उसको हमने कहा इगेशन। 3 वर्ड मैंने अभी अभी बताए हैं, इंजेशन, इंजेक्शन और इगेशन। तीनों का मीनिंग एकदम रात दिन का फर्क है। ठीक है, इंजेक्शन यानी भोजन अंदर लेना, खाना। इंजेक्शन दवाई को इंजेक्ट करना या कोई और चीज इंजेक्ट करना नीडल की सहायता से। और निष्कासन, इगेशन। क्लियर। अब हम बात करते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। उससे पहले एक नीचे की तरफ एक बॉक्स बना हुआ है, हम उस बॉक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कभी कभी आपने देखिए डायरिया यानी कि दस्त, कभी कभी आपने जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को हम डायरिया या दस्त कहते हैं। ये है इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग अथवा हम कह सकते हैं अपच के कारण होता है, इनडाइजेशन के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था में यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन में ये घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होती है। ठीक है, पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है। इसे आसानी से ये टालम टोल नहीं करनी चाहिए, इसमें हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और हमें ORS घोल हमें पिलाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं जीवन रक्षक घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का मतलब हुआ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ और जो हम ऊपर एक टॉपिक छोड़ करके आए हैं, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अब देखिए हम यहां पर देखेंगे, क्या आपने गाय, भैंस अथवा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते हैं जब वे खा नहीं रहे होते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, आप पहले पढ़ लो। रूमिनेंट, इसीलिए हम ये रूमेन का पार्ट होता है इनमें, इसीलिए हम इनको रूमिनेंट कहते हैं। ये आगे भी एक मैं इसी चैप्टर में आगे की तरफ एक अच्छा डायग्राम और थोड़ा सा क्लियर करूंगा। यहाँ भी ये डायग्राम है, समझ में आ रहा है। रूमिनेंट में ये 4 भागों में बंटा होता है।
रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, फिर ये जुगाल या कड कहते हैं। ठीक है, जुगाली करने वाले जो जंतु हैं ये एक बार भोजन को इंटेक कर लेंगे जल्दी जल्दी, बाद में वापस से मुंह में लाएंगे, उसको अच्छे से जुगाली करेंगे और वापस से इंटेक कर लेंगे। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। अब देखिए हम जो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं ना, अब देखिए इसमें सेलुलोज होता है। हमारे बॉडी में सेलुलोज डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन इस तरीके के रूमिनेंट्स में सेलुलोज का डाइजेशन होता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, यानी हम अगर घास खाएंगे ना तो हमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पाएगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए आमाशय कुछ पार्ट में बंटा हुआ है, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये रहा पॉइंटर और ये देखिए ये भोजन खाया जाता है। सबसे पहले ये भोजन क्या होता है, ये एक स्टमक के पार्ट में जाता है जिसे हम रूमेन पार्ट कहते हैं। ठीक है, रूमेन से फिर घूम करके ये यहाँ पर आता है और यहाँ से फिर ये मुख पार्ट में वापस से लाया जाता है। यहाँ पर जुगाली की जाती है और इसे वापस एक थर्ड पार्ट में लिया जाता है और ये थर्ड पार्ट में आता है और यहाँ से फिर ये आगे इंटेस्टाइन में जाता है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा आमाशय है। तो मैं इसको आगे 4 पार्ट है, इसको चारों पार्ट में इसको बताऊंगा। फिर बाद में है ये अंधनाल, इसको कहते हैं सीकम, और ये बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्टमक, ये पूरा स्टमक है। देखिए इसके 4 पार्ट हैं। आगे एक स्लाइड जोड़ी हुई है मैंने, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं रूमिनेंट्स में जो शुद्रांत्र यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे हम अंधनाल कहते हैं, सीकम कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहीं पर होता है। कुछ बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। हमारे ह्यूमंस में ये एब्सेंट होता है, सीकम वाला पार्ट। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा है जिनमें पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार से भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इंजेशन करते हैं। और ठीक है, तो खंड 2.4 यानी कि ये 2.4 है, आप भोजन ग्रहण करने की अन्य विधियों के बारे में, इंटरेस्टिंग मेथड के बारे में भी जानेंगे। एक जंतु होता है अमीबा, बड़ा सिंपल एनिमल है। हो सकता है हम नेक्ड आई के द्वारा उसे देख ही ना पाएं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। ये जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिका जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक सिंगल सेल होती है, एक कोशिका ही होती है। ठीक है, इसमें गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक वैक्यूल्स होती है। अब देखिए ये सिंपल स्ट्रक्चर है। अब ये जो भी लेयर्स है ना, ये आप ये मान लीजिए ये इसमें न्यूक्लियस का पार्ट है। ये बॉडी के किसी भी पार्ट से फूड को अंदर ले लेता है। ठीक है, जैसे फूड आया तो ये हिस्सा इसका बाहर की तरफ आ गया और इसने इंटेक कर लिया, और ये जब डाइजेशन हो गया तो बॉडी की किसी भी जो सतह से, किसी भी साइड से ये बॉडी से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता है, इसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकले रहते हैं। ठीक है, एक रैंडमली स्ट्रक्चर है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। आप ये रैंडमली स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये एक जरूरी नहीं है ऐसा ही, कोई और भी स्ट्रक्चर हो सकती है। अब ये जो मान लो कि ये देखिए पोडिया लाइक स्ट्रक्चर, पाँव जैसे, पादाब जैसे स्ट्रक्चर बाहर आए हैं, तो इन्हें कृत्रिम पाँव कहते हैं। ठीक है, स्यूडोपोडिया बोला जाता है इनको। इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। इनमें या तो जो मूवमेंट होती है, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो भी ये स्यूडोपोडिया के द्वारा इनमें मूवमेंट होता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है, यानी अपने आसपास यूं लगता है कोई फूड पार्टिकल है, तो ये खाद्य कण के चारों ओर पादाप स्यूडोपोडिया विकसित करता है। ये ऐसे जैसे बॉडी का पार्ट है ना, ये इनलार्ज कर लेगा, ये इनलार्ज कर लेगा, फिर ये इसको कवर करके खा जाएगा और ये एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में, फूड वैक्यूल में फंस जाते हैं।
उसके बाद में क्या होता है, ये जो फूड वैक्यूल जो थी, फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं, ये खाद्य पदार्थ पर रिएक्शन करते हैं और उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं मल्टीप्लिकेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं। अब देखिए, जो भी जंतु हैं ना, वो क्या करते हैं, भोजन को इंटेक करते हैं। जो फूड पार्टिकल हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं और उनको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। और अगले चैप्टर में आप इंटेस्टाइन के द्वारा, आंत्र के द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भोजन को अन्य हिस्सों में सप्लाई किया जाता है, भेजा जाता है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड हैं, अवशोषण है, ठीक है, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। एमिनो एसिड यानी प्रोटीन का जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो एमिनो एसिड है। स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, यानी कि फूड का डाइजेशन हो गया, उस फूड के डाइजेशन के बाद में उसको एब्जॉर्ब किया गया, हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिला, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा बॉडी के हर पार्ट में गया, इसे ही हम एसिमिलेशन कहते हैं। पित्त रस बाइल जूस, ठीक है, हमारे लीवर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, बाइल जूस कहलाता है। गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। मुख गुहिका यानी बकल कैविटी। रदनक, ठीक है, रदनक यानी कि इंसिजर्स। सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो गाय, भैंस या इस तरीके के जंतुओं में इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, फॉर्म ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हम कहेंगे कि जो मुंह है हमारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, ये सब मिलकर के एक डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। निष्कासन, इगेशन है, इगेशन, ठीक है, यानी बॉडी के अपचित भोजन को, इनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का प्रोसेस। वसा अम्ल, फैट मॉलिक्यूल्स थे, फैट मॉलिक्यूल्स जो बाद में डाइजेशन के बाद में जो बना एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म वो फैटी एसिड थी। खाद्य धानी यानी कि फूड वैक्यूल, अमीबा में अभी अभी हमने पढ़ा है। पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर, यानी लीवर के पास में एक छोटी सी एक स्ट्रक्चर और है, वही गाल ब्लैडर है। रदनक, ये है कृंतक, ठीक है, ये है कृंतक। देखिए, कृंतक जो होते हैं वो इंसिजर, मैं यहाँ पर शायद फिर मैंने कोई गलत स्पेलिंग बोल दी। रदनक होते हैं कैनाइंस, ठीक है, कैनाइंस हैं, और ये है इंसिजर। अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन। यकृत यानी कि लीवर, ठीक है। चवर्णक, ठीक है, चवर्णक जो होते हैं यानी कि चबाने वाले दांत, यानी कि मोलर्स, ठीक है, ये चवर्णक यानी कि मोलर्स। फिर है ग्रसिका यानी इसोफेगस। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। अग्र चवर्णक, प्री मोलर, मोलर से पहले वाले। पादाब यानी कि पोडिया, ठीक है, शूडोपोडिया हम कह सकते हैं इसको, शूडोपोडिया पादाब जो एक आभासी पादाब बनते हैं। रूमेन, ठीक है, रूमिनेंट, और रूमिनेंट एनिमल्स हैं। रूमेन एक स्टमक का पार्ट है रूमिनेंट्स में। सलेवरी ग्लैंड और विलाई, दीर्घ रोम यानी कि विलाई। अब यहाँ पर कुछ आप देखोगे, व्हाट यू हैव लर्नड यानी कि आपने क्या सीखा, इसके ऊपर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो अपन ने समराइज हैं, ये पूरी समरी है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक जो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैं एक पैरामीशियम को दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं पैरामीशियम, ठीक है। तो ये एक मैं पैरामीशियम की स्ट्रक्चर लाया, ये भी सिंपल फॉर्मेट में। इसके बाहर की तरफ देखिए छोटे छोटे रोम जैसे स्ट्रक्चर है, इसको हम सीलिया कहते हैं। इसके बाद में हम जो बात करते हैं, ये बात करते हैं हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा के अंदर किस तरीके से, देखिए हाइड्रा एक एनिमल है जिसमें ये टेंटिकल्स हैं। इन टेंटिकल्स के अंदर कोई भी मान लो छोटा जानवर है, फंस जाता है, ये अपना शिकार जो करता है, और इसका जो माउथ पार्ट है इसमें इंटेक करता है। अब देखिए ये हाइड्रा के अंदर इंजेशन का और इगेशन का दोनों का जो ऑर्गन है वो ये एक ही है। यहीं से फूड
इंटैक्ट किया जाएगा और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को यहाँ से ही बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद में हम जो देखते हैं फ्रॉग। देखिए फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग यूजेज इट्स स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट। तो इंसेक्ट को पकड़ने के लिए जो है इसकी एक चिपचिपी जीभ होती है। अब देखिए हमारी टंग आगे से फ्री होती है, ठीक है, इसकी टंग जो है आगे से जुड़ी हुई होती है, पीछे का पार्ट एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ये अंदर से एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बाहर आएगा, इस पर स्टिकी होगा और इसको ये अंदर ले लेगा। तो इस तरीके से अब यहां पर देखिए ये नेक्टर को आप देख सकते हैं, यहां पर ये एक इंसेक्ट है, ठीक है। इंसेक्ट किस तरीके से यहाँ पर जब फीडिंग ट्यूब रेस्ट मोड पर है और जब ये नेक्टर को फीड कर रही है तो ये पूरा सा फीडिंग ट्यूब देखिए बाहर की तरफ आ गई है। अब ये रेस्ट मोड में नहीं है, एक्टिव मोड में है। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरी तरफ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सेलेब्री ग्लैंड हो गई, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, और इधर डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है या एलिमेंट्री कैनाल है, इसको हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी, इसोफेगस या फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनल, एनस का पार्ट, इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब आ गया ये देखिए ये एक रूमिनेंट। अब देखिए इसका जो पार्ट है, अब देखिए गाय क्या करती है, जैसे काऊ है, इसने फीडिंग की, घास को खाया और सबसे पहले ये घास कहाँ पर आई, देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पार्ट इसका रूमेन पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पार्ट। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पार्ट लिखा हुआ, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब एक बार में जब ये खाना है फटाफट खाएगी, इस रूमेन में इकट्ठा कर लेगी। इस रूमेन से देखिए ये फिर भोजन आएगा यहाँ पर, ये देखिए ये 2 नंबर पार्ट रेटिकुलम में, रेटिकुलम से फिर आएगा माउथ में, ठीक है। यहाँ पर ये जुगाली करेगी, इसको भोजन को अच्छे से चबाएगी और चबाएगी, फिर ये वापस अंदर लेगी और 3 नंबर पार्ट ओमोसम में आएगा और ओमोसम से फिर देखिए ये आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। ओमोसम से फिर ये कहाँ गया, अब मौसम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ और यहाँ से फिर ये अब मौसम, इस तरीके से फिर आगे ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरीके से ये फूड का पार्ट होता है। अब आप ये समझ सकते हैं, एक डायग्राम और है। इसोफेगस, पहले फूड आया रूमेन में, रूमेन से फिर कहाँ गया, ये देखिए इधर, ये 2 नंबर चैम्बर रेटिकुलम, रेटिकुलम से फिर वापस बाहर गया माउथ में, और माउथ से फिर आया 3 नंबर ओमोसम, और फिर 4 नंबर ऑबमोसम, ये ट्रू स्टमक है। और उसके बाद में यही पार्ट, अब एक क्वेश्चन बनता है इसमें, ट्रू स्टमक वाला सत्य जो पाचक जो सत्य जो स्टमक है, ट्रू स्टमक है वाला पार्ट कौन सा है, तो ऑबमोसम। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो इसी के साथ देखिए अब हम एक चीज़ और चलो आपको बता देते हैं। ये एक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये एक चार्ट है, आप देख सकते हैं इस चार्ट को, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो भी मैंने पढ़ाया है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप इसको अलग जगह भी बना करके रख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो आपको ऊपर की तरफ एक आई बटन दिखेगा, उसमें लिंक दिया गया है, उस लिंक में आप जा करके देख सकते हैं। और अब एक स्क्रीन आएगी, उससे भी आप पहुंच सकते हैं। ज्योग्राफी का एक लेसन भी मैंने पढ़ा दिया है, ज्योग्राफी का लेसन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर ये पूरा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को एक मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में दिखाने का प्रयास किया। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अलग से इसको आप देख सकते हैं। इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।